जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सुशील एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचिंग विद सुशील में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि अब नोटिफिकेशन आ गई है यूपी में LT ग्रेड का फुल नोटिफिकेशन और फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो गया है। कल से ही फॉर्म भरा जा रहा है और सभी लोग अपना OTR भर करके फॉर्म भर लीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। तो फिर ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपनी अगली टॉपिक है, हम लोग का अगला चैप्टर है मृदा और इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आ रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फिर स्टार्ट करते हैं। हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन होगा, यानी कि मृदा से संबंधित सभी क्वेश्चन हैं, तो हम लोग इस पर आ जाते हैं, चर्चा करते हैं। भारत की मृदाओं का वर्गीकरण कैसे हुआ इनके बारे में। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को अपनी। कहा कि भारत की मृदाओं का वर्गीकरण उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थी के आधार पर इनका वर्गीकरण हुआ। पहला क्या है, जलोढ़ मिट्टी मृदा, दूसरा काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लैटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवड़ी मृदा और पीट मृदा, और उसके बाद है आपका वन मृदा। ठीक है, और कौन सा आपका वन मृदा है। तो ये आपके पूरे टोटल मृदा है जिनका वर्गीकरण किया गया है। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जानकारी लेते हैं। चलिए देखिएगा क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनता है, मिट्टी से यानी मृदा से। कह मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से, सोल होता है, सोल मीन्स होता है ना सोल, देखिए यहाँ पे दिया हुआ, ये सोलम से हुई है। ठीक है, लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ है फर्श, फ्लोर। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, फ्लोर यानी कि फर्श। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि मृदा किस भाषा की है, तो लैटिन भाषा से है लिए और इसका नाम क्या है, सोलम से उत्पत्ति हुई। मृदा की उत्पत्ति किससे हुई, तो लैटिन भाषा सोलम से हुई है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। चलिए आ जाते हैं। कहा कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो कछारी मृदा यानी जिसे हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी यानी जलोढ़ मृदा पाया जाता है। ठीक है, इसे हम लोग कछारी मृदा भी कहते हैं। रेगुर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो काली मृदा। अब काली मृदा को किस अन्य से नाम जानता है, तो रेगुर। तो रेगुर मिट्टी जो होता है उसे हम लोग काली मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। अगला कहा कि रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है, तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में सबसे अधिक पाया जाता है। कौन सा, तो रेगुर मृदा जो होता है, काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में। मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता है, जो मालवा पठार है यहाँ पे भी क्या है, काली मृदा यानी काली मिट्टी की सबसे अधिक वहाँ पे भी उत्पत्ति है। किसकी, मालवा पठार में काली मृदा की होती है जिसे हम लोग रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन करा कि काली मृदा को स्वतः, देखिए काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। सॉरी, काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अब यहाँ से देखिए कितने क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले कि जुताई वाली मृदा को क्या कहते हैं, तो काली मृदा भी कहा जाता है जुताई वाली मृदा को। और उसके बाद सबसे कम सिंचाई वाली मृदा कौन सी है, तो काली मृदा है। और कपास की खेती के लिए सबसे बेस्ट उत्तम मृदा कौन सी है, तो काली मृदा। यहाँ से कितने क्वेश्चन बन गए भाई, 3 क्वेश्चन। आप स्वयं से क्वेश्चन बनाना जिस दिन सीख गए आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, समझ करके आप याद कर सकते हैं। बस स्वयं से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करिए कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकता है। अब ये 3 लाइन था, इस 3 लाइन में 3 क्वेश्चन बन गया हम लोगों का। तो इस तरह से आप पढ़ाई करिए। चलिए आ जाते हैं आगे। कहा कि पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। मिट्टी कहीं की देखेंगे पीली मिट्टी यानी कि पीला हो जाता है और कहीं कहीं पे देखेंगे तो लाल हो जाता है। तो क्यों होता है भाई, तो जो पीला होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जो लाल होता है वह ऑक्साइड के कारण होता है, लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहा कि लेटेराइट मिट्टी जो होता है ये क्या होता है, मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है, तो केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। जो लेटेराइट मृदा होता है वह
केरल में, कर्नाटक में और महाराष्ट्र में सबसे अधिक पाया जाता है। आगे देखिए, लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनुर्वर हो जा रही है? यानी कि लेटेराइट की मृदा, यानी कि जो लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण जो लेटेराइट मृदा है वो अनुर्वरक हो जा रही है, वहाँ पे उत्पादन क्या जा रहा है, कम हो जा रहा है। ठीक है ना, तो ये समझ में आया। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है कि मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। किसका? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेगा या में कि मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? जिप्सम का किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? मालाबार तटीय प्रदेश में पाया जाता है। जो लेटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो मालाबार तटीय प्रदेश में पाया जाता है। आगे करा कि सबसे कम जल साधारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? तो बलुई दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मृदा जो होता है इसमें सबसे कम जल धारण क्षमता होता है। ठीक है, ये जल को बहुत कम धारण करता है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? तो चिकनी मिट्टी यानी कि चिकनी मृदा से होता है। जो पौधों को सबसे अधिक जल किससे प्राप्त होता है? तो चिकनी मिट्टी यानी कि चिकनी मृदा से होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो दलहनी फसलें। जो मृदा की उर्वरता शक्ति जो बढ़ती है उसमें कौन सी फसल पहले उगानी चाहिए? तो कौन सी फसल है भाई? दलहनी फसल। जो दाल वाली फसल होती है उसमें उसको उगाना चाहिए ताकि उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ जाए। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा भाई, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। करा कि चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ? चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ था? तो अवनालिका अपरदन के कारण। किसके कारण? अवनालिका अपरदन से हुआ था ऐसा। ठीक है। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो लेटेराइट। चाय बागानों के लिए लेटेराइट। ठीक है। चाय के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त की जाती है? तो लेटेराइट। कपास के लिए काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, ये ध्यान रखिएगा। चाय और कपास दो आपके सामने आ चुके हैं, इसको ध्यान में रखिए। ठीक है। दोमट मृदा में कौन से कण पाए जाते हैं? तो गाद, मृत्तिका व रेत पाए जाते हैं। दोमट मिट्टी में गाद, मृत्तिका व रेत पाए जाते हैं। चलिए आ जाते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से, आगे देखिएगा। चलिए कह रहा है कि भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? जस्ते की कमी है। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? तो जस्ते की कमी है मृदा में भारत के। ठीक है। अगला कह रहा है कि गंगा के मैदान में पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है क्या? बांगर कहलाती है। जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। तो ये जो गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा है उसे हम लोग बांगर कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाना चाहिए या किया जाता है? तो लाइम या चूने का। लाइम या चूने का प्रयोग करना चाहिए। जो अम्लीय मृदा होती है कृषि योग्य बनाने के लिए किस खनिज का प्रयोग करना चाहिए? तो लाइम या चूना का प्रयोग करना चाहिए। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में। किसमें भैया? यूपी में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षारीय मृदा पाई जाती है। लवणी मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है। ये क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, लवणी मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है?
जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? तो इसका प्रश्न का उत्तर आ जाएगा अम्लीय व फेरस आयरन के कारण। अम्लीय व फेरस आयरन के कारण जैव मृदा की जो रंग होती है वो नीला हो जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? तो कैल्शियम, यानी कि सबसे ज़्यादा कैल्शियम किस मृदा में पाया जाता है? तो जो पश्चिमी राजस्थानी मृदा है उसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? तो नाइट्रोजन का। जो मरुस्थलीय है, रेगिस्तान है, उसमें किसकी अभाव होता है? किसका? तो नाइट्रोजन का उसमें क्या होता है? अभाव होता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? अब देखिए मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है भाई? तो मृदा अपरदन को वनारोपण से रोका जा सकता है, पेड़ पौधे अधिक लगा करके। ठीक है, जो मृदा का अपरदन हो रहा है वो वन रोपण से रोका जा सकता है। आगे करिए, पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति। अब देखिए 1 से 6 तक अम्लीय मृदा होगा, तो पीएच मान वही है, आप सभी लोग जो साइंस में पढ़े थे इसके पहले। 1 से 6 तक जो रहेगा तो अम्लीय रहेगा, और 7 रहेगा तो उदासीन रहेगा, और 7 से अधिक रहेगा, 7 से 14 तक तो क्षारीय रहेगा। तो इसको याद रखिएगा, 1 से 6 तक अम्लीय रहेगा, 7 उदासीन रहता है, और 8 से 14 तक क्षारीय मृदा रहेगी, क्षारीय मिट्टी। ठीक है ना? तो ये पीएच मान आपको याद रहेगा, 1 से 6 जिसका पीएच मान रहेगा वो आपका अम्लीय रहेगा, और जिस मिट्टी का पीएच मान 7 है वह उदासीन होगा, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक यानी 8 से 14 है वह आपका क्षारीय होगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं आगे। लाल और पीली मृदा, देखिए लाल और पीली मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है। जो लाल मिट्टी होती है और पीली मिट्टी होती है वो कैसी किस प्रकृति की होती है? तो अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस, जिसे हम लोग जैव पदार्थ कहते हैं, इनकी कमी होती है किसमें? लाल और पीली मिट्टी में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अब आ जाते हैं अगले चैप्टर पे, प्राकृतिक वनस्पतियां जो है उसको हम लोग देखते हैं। तो ये भाई आपका एनसीईआरटी जो एनसीईआरटी सार संग्रह का जो महेश वर्णवाल की किताब है उसमें से जितना भी एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है वन लाइनर, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं और उसी को पूरी श्रृंखला को पूरा करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोग समाज साइंस का पूरा कर लिए हैं, चाहे रसायन विज्ञान हो, चाहे भौतिक विज्ञान, चाहे जीव विज्ञान हो। आधुनिक भारत का इतिहास पूरा पढ़ लिए हैं। सभी की क्लास आपको मिल जाएगी इसी चैनल पर। और अब हम लोग भूगोल का स्टार्ट कर दिए। भूगोल का भी आज चौथा से 5वां दिन है। आप सभी लोग इसको एक एक करके देख सकते हैं। जो भाई बहन पहली बार आ रहे हैं वो जा करके पढ़ सकते हैं, अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से आगे भी बढ़ा सकते हैं। और पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग अगले चैप्टर पे। और आप लोग सेशन को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए भैया। चलिए आ जाते हैं, अगला चैप्टर है आपका प्राकृतिक वनस्पतियाँ, यानी कि विभिन्न प्रकार के वन समूहों का वनावरण हुआ है। देखिए अब कह रहा है कि समूह 1, समूह 2, समूह 2 प्रतिशत में दिया हुआ है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कितने प्रतिशत है? 2.92%। और उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन जो होते हैं वह 13.79% है। उष्णकटिबंधीय नम पर्यावरणीय वन होते हैं तो ये होते हैं 19.73%। तो इन सभी को आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसका PDF आपको टीचिंग में सुशील टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर के चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और सभी PDF वहाँ से मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। अगले पे आ जाते हैं, अगला पूरा टोटल। भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं भाई? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कौन से? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ये कितना % होता है भाई? इसको भी देख लेते हैं। ये होता है 41%। देखिए यहाँ पे है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन होता है। ये जो आपका दिया है 41.87%। ये सबसे अधिक पाए जाते हैं भारत में। ठीक है, ये सबसे अधिक पाए जाते हैं। चलिए आ जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन समझ में आया आपको? तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा करा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन
क्षेत्र में औसत वर्षा कितनी होती है? तो 200 सेमी से अधिक होती है। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र हैं उनमें जो वर्षा होती है औसत का उसका है 200 सेंटीमीटर से अधिक। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई के संस्थापक सर जॉर्ज किंग थे। यहाँ से क्वेश्चन देखिएगा बनेगा आपका, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के संस्थापक कौन थे? तो सर जॉर्ज किंग थे। तथा इसकी स्थापना कब किए थे? 13 फरवरी 1890 में किए थे। ठीक है, कब किए थे? 13 फरवरी 1890 में। चलिए आ जाते हैं, भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो दार्जिलिंग में पाया जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा, सिनकोना वृक्ष जो होता है तो भारत में कहाँ पाया जाता है? तो दार्जिलिंग में पाया जाता है, दार्जिलिंग। ठीक है, कत्था बनाने के लिए किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो खैर, कत्था को खैर भी बोलते हैं। तो कत्था बनाने के लिए उसको किस लकड़ी का प्रयोग करते हैं? तो खैर की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। चलिए, जिसे हम लोग खैर चुनना बोलते हैं ना, वही होता है। करा कि सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है? तो खेजड़ी का उदाहरण है। किसका? खेजड़ी का। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण किसका है? तो खेजड़ी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1980 में। जो वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1980 ईस्वी में। ठीक है, चलिए, सागौन तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? जो सागौन होता है और साल का जो वृक्ष होता है वह किस वन में पाए जाते हैं, किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो ये करा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं, जो कि अपने यहाँ सबसे ज़्यादा है भारत में। 41% लगभग है, लगभग 42 मान लीजिए, 41.5। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में देवदार वृक्षों का बाहुल्य है। यानी कि देवदार वृक्ष कहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में जो देवदार वृक्ष होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा? तो पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में पाए जाते हैं। चलिए आ जाते हैं आगे। करा कि बांस की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? तो लाठी बांस। जो छत्तीसगढ़ की लाठी बड़ा प्रसिद्ध होता है, तो लाठी बांस जो होता है वह छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाया जाता है। चलिए आ जाते हैं आगे। आगे करा कि लंबी जड़ों और नोकीली कांटों तथा शूलयुक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले वन सामान्यतः पाए जाते हैं राजस्थान में। देखिए यहाँ पे राजस्थान में कैसे पाए जाते हैं? लंबी जड़ वाले, नोकीलो कांटों वाले अथवा शूलयुक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले वन सामान्यतः राजस्थान में पाए जाते हैं। क्योंकि राजस्थान में कहीं कहीं पे आपको रेगिस्तान भी मिल जाता है, तो वहाँ पे भाई कटीले पाए जाएंगे पौधे। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। कहा कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की नवीन रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे अधिक वृद्धि में भारत को विश्व कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 8वां स्थान प्राप्त हुआ। देखिए क्वेश्चन को समझिए फिर से। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की नवीन रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वृद्धि किसके क्षेत्र में? वन के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि में भारत को विश्व कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 8वां स्थान प्राप्त हुआ भारत में, विश्व में। भारत का वन के क्षेत्र में, वन वृद्धि के क्षेत्र में भारत किसने स्थान पर है विश्व में? तो 8वें स्थान पर है। चलिए आ जाते हैं भोजपत्र। आगे देखिए एक क्वेश्चन है, भोजपत्र यानी कि भोज वृक्ष जो होता है, भोजपत्र वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो हिमालय में। कहाँ पे? हिमालय में। ये कई बार पूछा गया, भोजपत्र जो वृक्ष है ये कहाँ पर पाया जाता है? तो हिमालय में। पलाश के वृक्ष को जंगल की आग भी कहा जाता है। यानी जंगल की आग किस वृक्ष को कहा जाता है? तो पलाश। जो पलाश होता है वो जंगल के वृक्ष के आग कहा जाता है। चलिए, भारत में किस राज्य में सागौन वन पाए जाते हैं? अब ये देखिएगा, कह रहा कि भारत में किस राज्य में सागौन
के वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सागौन के वृक्ष पाए जाएंगे आपको। ठीक है। करा कि समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? तो देवदार का वृक्ष है जो सबसे अधिक समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष कौन है भैया? तो देवदार वृक्ष है। चलिए, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे, ये आप सभी को याद रखना है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है। भारतीय वन संरक्षण की स्थापना कब हुई? तो 1 जून 1981 को। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है। तो ये भारतीय वन संरक्षण की स्थापना कब हुई? 1 जून 1981। चलिए आ जाते हैं आगे। करा कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है? तो ये 4975। कितना भाई? 4975। ठीक है। तो ये है आपका। आगे जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन करा कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1982 में भोपाल में की गई थी। तो ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो वर्ष 1982 में भोपाल में की गई थी। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 8 वनस्पति क्षेत्र हैं। पहला आपका क्या हो जाएगा? देखिएगा, पहला आपका हो जाएगा पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, दूसरा पूर्वी हिमालय क्षेत्र, तीसरा असम क्षेत्र, चौथा सिंधु की मैदानी क्षेत्र। अब इसको थोड़ा सा विस्तार में भी देख लीजिएगा। ये जो पश्चिमी हिमालय है यह कश्मीर से कुमायूं तक फैला हुआ है। ठीक है। और वनस्पति का विवरण इसमें दिया जाए। शीतोष्ण कटिबंधीय भाग चीड़, देवदार, शंकुधारी वृक्ष यानी कि सुकोनी फर्स व चौड़ी पत्ती वाले शीतोष्ण वृक्ष पाए जाते हैं। अल्पाइन क्षेत्र में श्वेत देवदार, श्वेत भोज वृक्ष व सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में। अब अगला करा कि पूर्वी हिमालय क्षेत्र, इसका विस्तार सिक्किम से दार्जिलिंग तक है। इसमें कैसे वन पाए जाते हैं कि ओक का वृक्ष, जायफल, द्विफल बड़े फलों वाले सदाबहार वृक्ष एवं छोटी बेंत के जंगल पाए जाते हैं। असम क्षेत्र जो होता है ये ब्रह्मपुत्र व सुरमा घाटियाँ से ब्रह्मपुत्र व सुरमा घाटियों तक फैला हुआ है और इसमें सदाबहार वन और बीच बीच में घने बांसों तथा लंबी घासों के झुरमुट पाए जाते हैं। और ये जो चौथा है आपका सिंधु मैदानी क्षेत्र है। चौथा कौन सा है? सिंधु मैदानी क्षेत्र। ये किससे कहाँ पे है? पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के मैदान है। यह क्षेत्र शुष्क व गर्म है। इसमें कटीले व झाड़ियाँ मिलती हैं। ठीक है। इसमें कटीले व झाड़ियाँ मिलती हैं। और पांचवा है गंगा का मैदानी क्षेत्र। ये कहाँ होता है? कछारी मैदान में पाया जाता है। इसमें गेहूँ, चावल, गन्ने की खेती होती है। दक्कन का क्षेत्र जो ये कहाँ से कहाँ तक है? भारतीय प्रायद्वीप समग्र भूमि पर फैला हुआ है। इसमें पतझड़ वाले वृक्षों के जंगलों से लेकर तरह तरह की जंगली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। मालाबार क्षेत्र कहाँ पे है? प्रायद्वीप तट। ये घने जंगलों के अतिरिक्त व्यापारिक फसलें पाई जाती हैं जैसे नारियल, सुपारी, काली मिर्च, कॉफ़ी, चाय, रबड़ और काजू इत्यादि पाया जाता है। और अंडमान क्षेत्र जो होता है ये अंडमान द्वीप में पूरा है। इसमें सदाबहार, अर्ध सदाबहार, कच्छ वनस्पति, समुद्र तटीय व अपलावी जंगलों की अधिकता है इसमें। ठीक है। तो ये आठ वनस्पति क्षेत्र बटे हुए हैं। इन वनस्पति क्षेत्र में ये पूरा तो आपको दिया गया है। इसका चार्ट आप इसको देख लीजिएगा और इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम टीचिंग विद सुशील पे मिल जाएगा सभी। आगे करा कि भारत के प्रमुख वानिकी शोध संस्थान। अब देखिए जो शोध संस्थान है ये भी इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। करा कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है भैया? देहरादून उत्तराखंड में है। ठीक है।
ये कहाँ है, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे, लेकिन पूरा एक साथ में आएगा नहीं, तो चलिए इतना ही देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कब स्थापना इसका कब हुआ था, 1906 में। ये देहरादून में है, उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, और एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये 1985 में, ये 1985 जोधपुर राजस्थान में ये भी है। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये बंगलुरु कर्नाटक में है। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोरहाट असम में है ये। और इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। ये इसका स्थापना 1988 में हुआ था। और सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन, ये इनका जो हुआ है, यह स्थापना 1992 में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। ये कहाँ पे, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में भी एक ठो है। अगला कह रहा है कि हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला हिमाचल प्रदेश में है। और अगला है एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट, यह हैदराबाद तेलंगाना में है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं आगे। अगला कह रहा है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1988 में जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ। इसका स्थापना 88 में हुआ, ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये 1995 में छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ था इसका स्थापना। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी ये इसका स्थापना 1993 में रांची में झारखंड के रांची में हुआ है। इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 1962 में कर्नाटक के बंगलुरु क्षेत्र में हुआ है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये 1982 में भोपाल में मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थापना हुआ इसका। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान 1988 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ। कहाँ पे, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में। अगला देखिएगा, उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान 1979 तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ है। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा संस्थान। यहाँ से भारत के कुछ प्रमुख वनस्पति शोध संस्थान थे। और आ जाते हैं आगे कह रहा कि वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद से की गई। तो वृक्षों को बचाने के लिए सबसे पहले चिपको आंदोलन स्टार्ट किया गया था, वो भी कहाँ से, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद से किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट वाला क्वेश्चन जो ये इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आ जाते हैं आगे। हम लोग कहा कि भारत के वनस्पति क्षेत्र जो है, ये तो पढ़ लिया हम लोग, ये भी पढ़ लिए। अच्छा, ये दोबारा रिपीट हो गया क्या? चलिए यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया भाई, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ठीक है, तो ये तक रहा आज का हम लोग का टॉपिक पूरा, जो मृदा था और वनस्पति, इन दोनों टॉपिक को हम लोग अच्छे से कवर कर लिए हैं। और आप लोग इसको रिवाइज करिएगा, रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। जितना पढ़े उतना रिवाइज ज़रूर करिएगा। बिना रिवाइज का आपको याद नहीं रहने वाला है, वो कहीं ना कहीं आपको भूल जाने में आएगा। तो प्लीज़ आप लोग इसको रिवाइज एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। और इस सभी का PDF आपको टेलीग्राम टीचिंग विद पे मिल जाएगा, टीचिंग विद सुशील टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और जाते जाते एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आ रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ध्यान रखिएगा अपना, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।